तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो आज से ही तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, 2 महीने अभी भी हाथ में है, क्या पता एक वैलिड गेट स्कोर आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डी कोडिंग गेट एग्जाम। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी आप एग्जाम का फॉर्म भरें और गेट की तैयारी करें तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं गेट के रिस्पेक्ट में जानने के लिए। हमें ये पता है कि गेट का एग्जाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मतलब इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं उसमें कंडक्ट होता है, प्लस साइंस के और ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट में गेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसी की आज पूरी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द गेट एग्जाम। हमें सबसे पहले बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए गेट एग्जाम के बारे में कि गेट इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब हम साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं तो जो हमारा गेट का एग्जाम होता है ना, उसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हमारा गेट एप्टीट्यूड और अपना कोर सब्जेक्ट आता है जिसको मैंने CS से लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो गेट एग्जाम में हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड आता है, हमारा कोर सब्जेक्ट आता है, प्लस उसके साथ हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आती है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर सारी ही स्ट्रीम्स के लिए सेम रहता है। MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, MSQ टाइप आते हैं, NAT टाइप आते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो सारी स्ट्रीम के बच्चों को इन क्वेश्चंस के पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की तरफ अगर ध्यान दें तो जो बच्चे साइंस या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स रहे हैं उन लोगों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो इस तरीके का है कि गेट एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है और अपना कोर सब्जेक्ट 85 मार्क्स का आता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में गेट का आता है। तो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके टोटल रहते हैं वो रहते हैं 65 क्वेश्चंस। लेकिन अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बिहाफ पे अगर बात करें तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो गेट एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथ्स आती है और आपका जो कोर सब्जेक्ट है, आपका सेलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसका आपका 72 मार्क्स का आता है। मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है और सिमिलरली 65 क्वेश्चन उनके भी आते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इस पैटर्न में होता है इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग या मार्किंग ऑफ द क्वेश्चंस की। सो हर एक क्वेश्चन जब आप MCQ टाइप का परफॉर्म करते हो तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर भी रहते हैं और 2 मार्कर भी रहते हैं। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है, सही किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत करा है तो -1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2 मार्क के क्वेश्चन को गलत करते हैं, सही करते हैं तो 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन अगर इनकम्प्लीट या गलत करते हैं तो -2/3 मार्किंग आपकी वहां से डिटेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जहां पे हम ये समझेंगे कि पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। गेट एग्जाम का पर्पस क्या है और क्या बेनिफिट्स वो आपको दे सकता है अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो या फिर आप प्रिपरेशन करके क्वालिफाई करने की ओर बढ़ते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, चाहे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों, तो अगर आप चाहें तो हायर स्टडीज भी फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी बच्चा इसको भर रहा है या तो इंजीनियरिंग का है तो बीटेक किया हुआ है, या फिर अगर साइंस और ह्यूमैनिटीज का है तो आपने मास्टर्स कर रखी है। अगर आप PhD परस्यू करना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उसके अलावा जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो MTech कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो MTech कर सकते हैं, वो MS परस्यू कर सकते हैं, जहां पे आपको IIT, NIT, IIC, IICRs जैसे कॉलेजेस से के लिए डोर्स जो है आपके ओपन हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो बच्चों भी हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो PSUs में आपका जो ज्वाइनिंग है वो इस एग्जाम के अच्छे गेट स्कोर से होता है। क्लियर? नेक्स्ट, आपकी जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या IITs, IICRs तक ही सीमित नहीं रह जाती। इवन DRDO, ISRO, ISRO या DRDO जैसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। ठीक है, इवन साइंटिस्ट बी की पोस्ट भी, उसकी रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई थी। साइंटिस्ट बी की पोस्ट की जो वैकेंसीज निकलती है मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी हमारे गेट स्कोर के थ्रू ही लिया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेट करने के बाद डायरेक्ट स्टेट लेवल के कॉलेजेस को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए डॉक फैकल्टी और एज ए लेक्चरर, और उसके बाद वो लोग अपना PhD परस्यू करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ी है, जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसे किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए लेक्चरर और फिर अपना आगे PhD वहाँ पे एनरोल करके परस्यू करने लगते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट विच यू कैन मेंशन हेयर। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप आपको गेट के थ्रू भी मिलती है, जो आपको CSIR या अदर
एग्जाम्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसका जो फंड है वो आपको 37,000 के अराउंड मिलता है। कॉमन मिथ्स अबाउट गेट एग्जाम। कॉमन मिथ्स अबाउट गेट एग्जाम कि बच्चे, अगर आप लोग टॉपर हो तभी आप सिर्फ गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चे एवरेज लेवल के हैं वो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते। तो ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ लगती है कोचिंग इज मैंडेटरी फॉर सक्सेस। ज़रूरी है कि हम कोचिंग को ही ज्वाइन करें, उसके बाद ही गेट एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। हाई स्कोर गारंटीज अ PSU जॉब्स। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो बच्चों को लगता है कि शायद यही हैं तभी लोग गेट की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो बच्चे अपने बैचलर्स में या मास्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, अपने बेसिक्स बहुत अच्छे बिल्डअप करते हैं, वो बिना कोचिंग के भी अपना गेट क्वालिफाई कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर ही हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, बट आपने बहुत अच्छी रिगरस प्रैक्टिस करी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, तो भी आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप PSU की ही जॉब्स में जाओ। देयर आर अदर मैनी जॉब्स, अदर ऑप्शंस जो मैंने अभी प्रीवियस पेज में डिस्कस करे, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका गोल आपने कितना स्ट्रांग और आपको मोटिवेटेड रखता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेस इन द गेट एग्जाम्स प्रिपरेशन। सो गेट एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। पहला तो अगर कोई बच्चे कहीं MSc करने के बाद जॉब कर रहे हैं, उसके साथ वो गेट की प्रिपरेशन करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाते हैं और जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हैं, उसके बाद वो गेट की प्रिपरेशन करें। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप वर्क बैलेंस और अपनी स्टडी को, दोनों को बैलेंस करके चलें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि किस तरीके से हम काम भी कर सके, काम के आने के बाद हम अपनी पढ़ाई को, प्रैक्टिस को भी टाइम दे सके। नेक्स्ट इज मैनेजिंग अ वास्ट सिलेबस इफेक्टिवली। आपका सिलेबस चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से गेट कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, यहाँ पे सिलेबस मीन्स अ लॉट। सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कौन सा सिलेबस का हिस्सा जो आप 100% प्रिपेयर करके जा रहे हो, कौन सा ऐसा जो मॉडरेट लेवल में प्रिपेयर कर रहे हो, कौन सा हिस्सा है जो आप स्मॉल लेवल में प्रिपेयर करके जा रहे हो, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को तैयार करें तो उसके ट्रेडिशनल बुक के क्वेश्चंस प्लस उसके कुछ PYQs आपको ज़रूर सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि जब भी आप बुक पढ़ते हैं या नोट्स पढ़ते हैं वहाँ से आपको थ्योरी समझ में आती है, बट ज़रूरी नहीं कि थ्योरी की एप्लीकेशन PYQs में कैसे की जाए, PYQs की लैंग्वेज कैसी समझी जाए, वो आपको समझ में आए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी एग्जाम को भरें तो बहुत सोच समझ के भरें और उसकी तैयारी भी बहुत स्ट्रेटेजिकली ही आपको करनी पड़ेगी। नाउ कोपिंग विद द एग्जाम प्रेशर। अब एग्जाम 10 दिन दूर है, हमने तो प्रिपरेशन ही नहीं करी, या हमने थोड़ा सा पोर्शन प्रिपेयर किया और हम एग्जाम देने चले गए और हमें रात भर टेंशन हो रही कि हम कैसे करेंगे, वहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप इस एग्जाम प्रेशर को ओवरकम कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 दिन 24 घंटा पढ़ लें, लेकिन हर दिन अगर आप 3 से 4 घंटा रेगुलरिटी से पढ़ेंगे तो आप एग्जाम के बहुत नज़दीक पहुँच सकते हैं। स्ट्रेटेजीज टू क्रैक द गेट एग्जाम। स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? तो देखिए, मैं हमेशा हर बच्चे को यही कहती हूँ कि एग्जाम का फॉर्म आपने भरा है, कुछ सोच के भरा है, आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में पता होगा, अपनी आगे की इच्छाएं, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू गेट, व्हाट यू वांट टू अचीव, वो सब आपको पता होगा। आपने किसी गोल के तहत इस एग्जाम का फॉर्म को भरा होगा और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके पास सिलेबस है, पहले सिलेबस को भरिए, पहले सिलेबस को पढ़िए, देन समझिए कि हाउ मच नॉलेज यू हैव रिगार्डिंग दैट सिलेबस विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एग्जाम। आप कितना आपको आता है, कितने के लिए आपको और मेहनत करनी है, और जो आता है कि आप उसके एग्जाम के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ आप ही जानते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा इस चीज़ को नहीं जानता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक, सुनिए स्ट्रेटेजी सबकी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक स्ट्रेटेजी फॉर योर सेल्फ बाई योर ओन वे, सीइंग योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि वही आपको आगे तक सक्सेस दिला सकती है। एक दिन में बहुत सारा काम करने की बजाय ये है कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें और उन सबको हर दिन कॉन्कर करता चले जाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई द गेट एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट, टूल्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द गेट एग्जाम्स। तो यहाँ भी टूल्स और रिसोर्सेज गेट एग्जाम्स के लिए क्या हो सकते हैं? सिलेबस, जिसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स जो आपके पास डिटेल्ड में होने चाहिए और रेलिवेंट टू सिलेबस होने चाहिए। थर्ड, PYQs आपके पास कम से कम 10 साल के होने चाहिए। फोर्थ, हर एक रजिस्टर आपके पास PYQs का सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, या फिर एक ही रजिस्टर जिसमें सब्जेक्ट वाइज 10 साल के PYQs सॉल्व हो, जिनको आप टाइम टू टाइम वीकली बेसिस में दोबारा प्रैक्टिस कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोल्यूशन देखें, बट इफ़ यू स्टक समवेयर तो वीडियो खोल के दोबारा देख के टाइम वेस्ट करने की बजाय बेटर है कि उनके सोल्यूशंस एक जगह रखें, ताकि 4 से 5 बार जब आप PYQs की
प्रैक्टिस करें तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके जो आपने काम पहले किया है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पूरा 3 घंटे का PYQ सेशन एक साथ सॉल्व करें, अदरवाइज आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो टूल्स एंड रिसोर्सेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब भी आप एक अच्छी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, स्कोरिंग एंड रैंकिंग सिस्टम। अब जब हम गेट का एग्जाम कर लेते हैं, दे देते हैं, तो हमारा रिजल्ट होता है। रिजल्ट में स्कोर किस तरीके से गेट के देखे जाते हैं? तो रिजल्ट एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम है, तो उसमें आपके जो भी रिजल्ट आपका आता है, जो आपका स्कोर कार्ड आता है, उसमें आपके मार्क्स दिए जाते हैं। जो आपके 100 में से आपकी जो परफॉर्मेंस, आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं, गलत किए हैं, डिडक्ट करके ओवरऑल आपके मार्क्स 100 में से दिए जाते हैं। लेकिन जब भी आप रैंक की बात करें तो उसके लिए एक नॉर्मलाइज, एक होता है रॉय स्कोर, एक होता है नॉर्मलाइज स्कोर, और उनके बिहाफ में आपकी रैंक को जनरेट किया जाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि रॉय स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और रैंक के बीच में क्या रिलेशन है तो प्लीज कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मैं उस पर भी थ्रू आउट आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें। तो हमारा जो स्कोर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज रॉय स्कोर, और वो डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट स्ट्रीम वाइज वेरी करता है। जैसे कि जब CSIT स्ट्रीम की बात करें तो हमारा रॉय स्कोर जो रहता है दैट इज 27.6 रहता है। इतना अगर आप पा लेते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चाहिए, PSU में जॉब करनी है, रिसर्च करनी है, कौन से कॉलेज में करनी है, उसके लिए आपका स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज जस्ट अ पासिंग मार्क्स कि आपने ये किया और आप गेट पास कर लिए। इज दैट क्लियर? डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको 37.1 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये रहती है। EC ब्रांच के लिए 24 रहती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 25.7 रहती है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए जो कट ऑफ रहती है जनरल स्ट्रीम की वो 25 रहती है। इसके बाद EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ठीक है, इसके बाद SC ST कैटेगरी, इन सब कैटेगरीज की इससे कम ही जाती है। किसी की 22 जाती है, किसी की 16 जाती है, तो 25 से कम ही आपका गेट के मार्क्स जाते हैं या फिर आपके रॉय स्कोर जाते हैं। अब आ जाते हैं स्कोर कैलकुलेशन पे। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आर यूज्ड फॉर पेपर कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस टू इंश्योर द फेयरनेस। सो रॉय स्कोर के बाद एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाता है ताकि प्रॉपर फेयरनेस से आपके रैंक सिस्टम को, मतलब रैंक को ऑब्टेन किया जा सके। स्कोर की वैलिडिटी कितनी रहती है? अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो गेट स्कोर आपका कब तक वैलिड रहता है? तो गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस रिजल्ट से 3 साल तक आपका गेट स्कोर वैलिड रहता है। आई होप आपको एक अच्छी नॉलेज यहाँ पे इस वीडियो में मिल गई होगी। लाइफ आफ्टर द गेट एग्जाम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इवन मैंने एक इंटरव्यू भी अपने चैनल पे कंडक्ट कराया था, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके रूटीन सिस्टम में, आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है? तो या तो आप अच्छे वैलिड स्कोर अगर आपने गेट का पाया तो आपके पास जॉब होगी, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में, PSU में जॉब कर रहे होंगे, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में एज ए डॉक टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लेंगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आप चाहें तो MTech के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वैलिड गेट स्कोर, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में PhD के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गेट के बाद लाइफ तो बहुत चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने शुरुआत से ही उसकी कैसे प्रैक्टिस करी है। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो आज से ही तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, 2 महीने अभी भी हाथ में है, क्या पता एक वैलिड गेट स्कोर आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।